हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट डाइजेस्टिव सिस्टम, सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम 1। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। बट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर आप सेपरेट देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स को डाउट होता है यूनिट डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनके लिए ये वीडियो है जिसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी एग्जाम। सो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो चलेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टमक डिसीजेस से। अब अगर मैं बात करूँ स्टमक में, वैसे हर्निया आपके टाइप्स में हियाटल हर्निया आता है, बट आपके बुक में हियाटल हर्निया को अलग से डिस्कस करा है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और एक अलग से है। तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि क्या क्या इसके मेन कॉजेज होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं और क्या इसके पैथोफिजियोलॉजी है और कैसे इसका मैनेजमेंट है। वैसे हर्निया अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी टॉपिक हम डिस्कस करें हियाटल हर्निया। तो हियाटल हर्निया होता क्या है? जब स्टमक का कोई भी पार्ट आपका ओसोफेजियल से बाहर आ जाता है, उसको हम लोग कहते हैं हियाटल हर्निया। अब मैंने सिंपल सा डायग्राम बनाया रफ में, जिसको आपको सिंपल से समझ में आएगा। ये आपका स्टमक है और ये आपका डायफ्राम है। जब डायफ्राम में आपका कोई भी स्टमक का पार्ट प्रोट्यूट करे, मतलब कि बाहर निकले, बल्ज आउट हो, बल्ज आउट का मतलब इस तरीके से बल्ज आउट हो, तब उसको हम लोग कहते हैं हियाटल हर्निया। इसमें क्या होता है, डायफ्राम में कोई भी ओपनिंग हो जाती है जिससे आपका स्टमक का पार्ट आपका बाहर निकलता है ओसोफेगस के पास से, तब उसको हम लोग कहते हैं हियाटल हर्निया। मैंने सिंपल में एक डायग्राम बनाया जिससे आपको क्लियर हो। अब हम बात करते हैं बुक में, तो बुक में क्या लिखा है, अ हियाटल हर्निया occurs when the part of the stomach protrudes through the ओसोफेजियल हियाटस। यही आपका कहलाता है हियाटल हर्निया। सिंपल मीनिंग ये है कि जब ओपनिंग होती है डायफ्राम में, फिर जिसके पास हो जाता है स्टमक का ओसोफेगस के थ्रू, तब हम लोग कहेंगे हियाटल हर्निया। इसके दो टाइप्स हैं, एक होता है आपका स्लाइडिंग हर्निया, एक आपका पैरा ओसोफेजियल हर्निया। अब ये पैरा ओसोफेजियल हर्निया स्लाइडिंग हर्निया में डिफरेंस क्या है? स्लाइडिंग हर्निया में आपके अपर स्टमक पार्ट ही प्रोट्रूड आउट करते हैं, लेकिन पैरा ओसोफेजियल में आपका ज़्यादातर स्टमक का पार्ट पुश आउट हो जाता है बाहर। लेकिन आपको अगर मैं बताऊं, स्लाइडिंग हर्निया और पैरा ओसोफेजियल हर्निया में 90% पर्सन्स को आपको स्लाइडिंग हर्निया मिलेगा। इसके कॉजेज़ क्या हैं? सबसे पहले कॉज तो इडियोपैथिक है, जो इसका मेन कॉज है, एग्जैक्ट कॉज है वो अभी तक हम लोगों को नहीं पता है। इसकी स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं। अब स्ट्रक्चरल चेंजेस, अगर डायफ्राम में यहाँ पे कोई भी होल ना हो तो शायद स्टमक प्रोट्रूड आउट कर ही ना पाए। अब स्ट्रक्चर में चेंजेस आए जिसकी वजह से हुआ इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। अगर यहाँ पे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हुआ तभी वो अगर मैंने यहाँ पे प्रेशर करा तभी तो ये बल्ज आउट हुआ। ओबेसिटी, मोटापे की वजह से, प्रेगनेंसी, एसाइटिस, जब फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है आपके स्टमक में, हैवी लिफ्टिंग, आपने बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट कर लिया जिसकी वजह से आपका कोई भी पार्ट स्टमक का बल्ज कट गया, ट्रॉमा, कोई भी आपको एक्सीडेंट हो गया, कंजनाइटल, ये आपके बाय बर्थ ये डिजीजेस थी, तब आपको कह सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है। ये आपके मेन मैं कहूँगी आपके आते हैं इटियोलॉजी। फिर आपका आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फीलिंग ऑफ फुलनेस। फीलिंग ऑफ फुलनेस इसलिए होगा कि आप जब आप कोई भी मील ले रहे हो, अब मील के बाद में अब आपका पैरा ओसोफेजियल हियाटल हर्निया हुआ है, तब आपका स्टमक का पार्ट थोरैक्स रीजन में, जिसकी वजह से ईटिंग डिसेंड होता है स्टमक में बहुत टाइम लगेगा, फिर जिसकी वजह से डिक्रीज हो जाती है एबिलिटी लंग्स की एक्सपेंड होने की। इस वजह से आपको चेस्ट और आपके एब्डोमेन रीजन में लगेगा क्योंकि बहुत हैवीनेस है, बहुत फुलनेस है। फिर इसी की वजह से आपको हार्टबर्न मिलेगा। हार्टबर्न इसीलिए मिलेगा कि एसिडिटी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी, बार बार आपको रिगर्गिटेशंस मिलेंगे। फिर डिस्फेजिया होगा, डिफिकल्टी आपको बहुत होगी सॉलो करने में। अनीमिया होगा। अनीमिया में आपको एक्सप्लेनेशन मिला है, ये इसलिए है क्योंकि हम लोग अनीमिया को हर्निया में बहुत ही कम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखते हैं, लेकिन अगर आपका हियाटल हर्निया है तब उसमें ब्लीडिंग होती है। अब जब ब्लीडिंग होगी तब ब्लीड से आपका ब्लड का लॉस होगा, तब आपकी बॉडी में डेवलप होगा अनीमिया। अब हियाटल हर्निया का एक डायग्राम है, जो मैंने डायग्राम बनाया था वो बहुत ही गंदा सिंपल सा बनाया था जिससे समझ में आना चाहिए, लेकिन हियाटल हर्निया में ये डायग्राम आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ये आपका देखिए डायफ्राम है, ये आपका नॉर्मल स्टमक, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपका ये स्टमक बाहर आके प्रोट्रूड्स आउट कर गया, जिसको हम लोग कहते हैं हियाटल हर्निया। मैंने डायग्राम बनाया था, अगर आपको समझ में आया होगा तो आप समझ में आया होगा कि हियाटल हर्निया क्या होता है।
फिर हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले हम लोग कराएंगे हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे कराएंगे, बैरियम सॉलो कराएंगे। अब बैरियम जब देंगे तो अब हम लोग गैस्ट्रिक मुकोसा को ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंडोस्कोपी कराएंगे जिससे हम लोग विजुअलाइजेशन करेंगे स्टमक का और हम लोगों को पता चलेगा कितनी डिग्री का हर्निया हुआ है, कि फर्स्ट डिग्री का है, सेकेंड डिग्री का, थर्ड डिग्री का है। फिर आप करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में एजुकेट करेंगे पेशेंट को कि वो खाना खाने के तुरंत ना सोए, अवॉइड करे स्लीपिंग तुरंत खाना खाने के बाद। उसके हेड को एलिवेटेड रखेंगे, एंटासिड्स देंगे जो मतलब न्यूट्रलाइज कर सकें HCLs को। फिर आप H2 रिसेप्टर ब्लॉकर देंगे, एग्जाम्पल रेंटेडिन। ये आपके हैं मेडिकल मैनेजमेंट। फिर आपका आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट आपका आता है हर्नियोटोमी। हर्नियोटोमी में क्या होता है, जो आपका हर्निया हुआ है उसको आप रिमूव कर दोगे सर्जिकली, उसको हम लोग कहते हैं हर्नियोटोमी। फिर आपका आता है हर्नियोरेफी। रेफी का मतलब होता है रिपेयर करना। अब जो आपका हर्निया का सैक है उसको सर्जिकली आप रिपेयर कर दोगे एब्डोमिनल वॉल में ही। फिर आपका आता है गैस्ट्रोफ्लेक्सी। ये आपका प्रोसीजर है, इसमें आपका जो मसल्स वीक हो चुकी हैं डायफ्राम की उसको आप सही करोगे, इसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रोफ्लेक्सी। इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या, मतलब हर्निया की वजह से और क्या आपके बॉडी में हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड केसेस में आ जाता है ना। तो आपको हेमरेज होगा, आपका हेमरेज एक्सटर्नल इंटरनल होता है, ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो जाएगा, GERD होगा, स्टेनोसिस होगा, अल्सरेशन होगा और ओसेफेजाइटिस होगा। तो ये कॉम्प्लिकेशंस आपको हियाटल हर्निया में मिलेंगे। फिर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पैप्टिक एंड ड्यूडेनल अल्सर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में। इसमें क्या होता है, जो आपकी GI मुकोसा लेयर है इस आपके स्टमक में, आपके ड्यूडेनम में, उसमें अल्सर हो जाता है। अब अल्सर का मतलब क्या होता है, इरोजन होना, मतलब कि उसकी जो लेयर होती है वो बेकार से होने लगती है। ये सारी चीज़ मेन किसकी वजह से होती है, HCl की वजह से और आपका प्रोटीन पेप्सिन की वजह से। मैंने एक ओवरव्यू बताया, अब हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन। It is the condition characterized by erosion of the GI mucosa resulting from the digestive action of HCl acid and pepsin. इसके कॉजेज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसके गैस्ट्रिक अल्सर के अलग कॉज दिए, ड्यूडेनल के अलग कॉज दिए, लेकिन दोनों के बहुत कॉमन कॉजेज़ हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ गैस्ट्रिक के, तो इसमें बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है H. pylori बैक्टीरिया। आपके कुछ ड्रग्स वर्क करते हैं जैसे कि एस्पिरिन, एनसेड्स ड्रग, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग। फिर आपके आते हैं साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। फिर नेक्स्ट आपका कॉजेज़ है वेगस नर्व का स्टिमुलेशन बढ़ जाना, जिसकी वजह से इरोजन अगर होता है। गैस्ट्राइटिस मतलब इन्फ्लामेशन हो गया, आपने बहुत अल्कोहल और स्मोकिंग का करा, स्पाइसी फूड, ऑयली फूड की वजह से भी होता है। आपको इन्फेक्शन हुआ है हर्पीस का, या फिर इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड आपको कोई डिजीज़ है जिसकी वजह से पैप्टिक अल्सर हो सकता है। फिर आपका आता है ड्यूडेनल अल्सर का, तो इसमें हाई HCl सिक्रीशन हो सकता है, आपको COPD हो सकता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, आपको लिवर सिरोसिस हो सकता है, आपको क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस हो सकता है और आपको हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है, क्रोनिक किडनी डिजीज। फिर आपका आता है सिंड्रोम। ये सिंड्रोम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कहते हैं जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम। ये सिंड्रोम की वजह से आपको ड्यूडेनल अल्सर मिलता है, स्मोकिंग, अल्कोहल, H. pylori। तो मेन आपको पता चला क्या सिंड्रोम है ड्यूडेनल अल्सर में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी पैप्टिक अल्सर की। सबसे पहले ये सारे एटियोलॉजी फैक्टर्स हमने पढ़ लिए। इन सारी एटियोलॉजी फैक्टर्स की वजह से जो आपके स्टमक में मुकोसल बैरियर लेयर होती है उसका ब्रेकडाउन होगा। अब मैं बात करती हूँ सिंपल सी, ये आपका स्टमक है। अब इस स्टमक में जो आपकी लेयर्स होती हैं, आपको पता है ये आपकी लेयर किससे प्रिवेंट करती है, HCl से प्रिवेंट करती हैं, मेन आपको ये पता है। लेकिन जब ये सारी एटियोलॉजी आपने पढ़ी है, इन सारी एटियोलॉजी की वजह से जो लेयर है आपका इधर साइड HCl होता है और आपकी इधर मुकोसल लेयर है। तो मेन एक लेयर होती है जो आपके बैरियर की तरह वर्क करती है और HCl को प्रिवेंट करती है किससे कॉन्टेक्ट में ना आए। तो सबसे पहले जो आपकी एटियोलॉजी है इस लेयर को डैमेज कर देती है। जब लेयर को डैमेज कर दोगे, जो आपकी मुकोसा की सेल्स हैं वो आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगी HCl से। अब HCl इस पे हार्मफुल वर्क करेगा, अब इसको डैमेज कर देगा। डैमेज करने की वजह से अब डैमेज कर रहा है, अब डैमेज करता जा रहा है, फिर और एसिड और पेप्सिन रिलीज होगा और डैमेज होंगे, और एसिड और पेप्सिन रिलीज होगा और डैमेज होंगे। ऐसे डैमेज करने की वजह से जो मुकोसल है उसमें इरोजन हो जाएगा। इरोजन होने की आप देख रहे हो कि किस तरीके से इरोजन हो रहा है। फिर इरोजन होने की वजह से जो ब्लड वेसल्स थी उसमें डिस्ट्रक्शन हो गया, ब्रेक इन हो गया, फिर वहाँ पे क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग होगी, फिर वहाँ पे अल्सर फॉर्म हो जाएगा। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करूँ तो गैस्ट्रिक में आपको क्या मिलेगा, पेन मिलेगा,
आप खाना खाने के बाद भी आपको बहुत पेन होगा, आपको बर्निंग सेंसेशन होगा। आपका जब खाली पेट होगा तब भी आपको बर्निंग सेंसेशन और पेन होगा। ड्यूरनल में आपको क्रैम्प लाइक पेन होगा, जैसे सुकड़ सुकड़ के पेन हो रहा हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मसल्स एकदम क्रैम्प्स, आपने फील करा होगा कि क्रैम्प्स में कैसे मसल्स ऐसे ऐसे लग रहा है वेव कर रही होती हैं। फिर आपको पेन ज़्यादा आपको मिलेगा मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन में। अब आप डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम में आप लेयर्स देखो कैसे इसकी डैमेज हो रही हैं। तो अल्सर का अगर आया तो आप इस तरीके से डायग्राम बना सकते हो, एक नॉर्मल स्टमक, हेल्दी स्टमक और एक अल्सर स्टमक, जिसमें आप इस तरीके से इसकी वॉल्स को डैमेज कर दोगे। फिर आपका आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आपका आता है हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। आप अपर जीआई के एंडोस्कोप भी कराओगे, बायोप्सी भी करा सकते हो। आप एच पाइलोरी के लिए टेस्ट कराओगे, जैसे कि आप ब्लड टिश्यू और यूरिन टेस्ट कराओगे। और आप अपर बेरियम कॉन्ट्रास्ट स्टडी करोगे, सीबीसी करोगे, आप यूरिन एनालिसिस करोगे, लीवर एंजाइम को टेस्ट करोगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट देखोगे। ये आपके हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। फिर आपका आता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो पेशेंट को आप रेस्ट प्रोवाइड करोगे, पेशेंट से कहोगे कि उसको ब्लैंड डाइट लेना है। ब्लैंड डाइट का मतलब क्या होता है कि वो 6 स्मॉल मील ले पूरे दिन में। आप स्मोकिंग को सीजीज कर दोगे, अवॉइड करोगे अल्कोहल स्मोकिंग को, कि अल्कोहल का और स्मोकिंग वो मतलब स्किप ही करे, जिसकी वजह से जो अल्सर है वो बच जाए, उससे सेफ हो जाए। फिर आपका आता है ड्रग थेरेपी। ड्रग में मेडिकल में ही आपका ड्रग थेरेपी आता है, लेकिन जो ये मेडिकल है वो आपके कॉमन है। फिर आपके मेन अलग से ड्रग थेरेपी में मेंशन है, जैसे कि आप एस2 रिसेप्टर ब्लॉक कर दोगे। ये ड्रग का मेन काम क्या होता है, ये जो हिस्टामिन होता है ना उसको ना आपके ब्लॉक कर देता है। फिर आपका जो सिक्रीशन एचसीएल का हो रहा है तो वो रिड्यूस हो जाता है। एग्जांपल रेंटेडिन। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दोगे, ये ब्लॉक करता है आपके एटीपीएस एंजाइम को, जो मेन सिक्रीशन होता है एसियल एसिड का। एग्जांपल पेंटोप्राजोल। फिर आप दोगे एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करेगा। एग्जांपल एमोक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल। एंटासिड ये आपके न्यूट्रलाइज करेगा एचसीएल को, आपके पीएच को मेंटेन रखेगा। एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर आप ड्रग दोगे एंटीकोलिनर्जिक, यह आपके डिक्रीज करता है वेगस स्टिमुलेशन को, जिससे आपका एसियल एसिड भी रिड्यूस हो जाता है। फिर आप दोगे साइटोप्रोटेक्टिव, यह आपके अल्सर को हील करता है और जो फॉर्मेशन है उसको भी प्रिवेंट करता है। फिर आप स्ट्रेस टेस्ट करोगे और उसके बाद में रिड्यूस करोगे, स्मोकिंग सीजीज कराओगे। अभी आपने क्या पढ़ा, मेडिकल मैनेजमेंट। फिर आपका आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट अब भी सिंपल सी मैं बताते हो, जो ये फिगर है इससे आप एक फ्लो चार्ट है जिससे आप एकदम सिंपल समझ सकते हो। अगर मैं बात करूँ सर्जिकल मैनेजमेंट की तो ये आपके 3 टाइप्स में होते हैं। सबसे पहले आपका होता है बिलरॉथ 1, उसी को हम लोग कहते हैं गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी। फिर आपका एक और सर्जिकल होता है जिसको हम लोग कहते हैं बिलरॉथ 2, उसको हम लोग कहते हैं उसी का दूसरा नाम है आपका गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। फिर आपका एक सर्जिकल होता है वेगोटोमी, एक और होता है उसको कहते हैं पायलोरोप्लास्टी। तो ये आपके 4 मेन सर्जिकल मैनेजमेंट है अल्सर के लिए, जब आपको पैप्टिक अल्सर या फिर आपको हो जाता है ड्यूडेनल अल्सर। कभी भी एग्जाम में आएगा पैप्टिक अल्सर या फिर ड्यूडेनल अल्सर तो आप ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे, जैसे कि डेफिनेशन। अभी हम लोगों ने जैसे पढ़ा ना, सबसे पहले डेफिनेशन, एटियोलॉजी पढ़ी, फिर पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ा, डायग्राम, फिर उसके बाद में आपने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पढ़ा, मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ा, फिर ड्रग्स पढ़ा, फिर सर्जिकल। अब सर्जिकल में अब हम लोग डिस्कस करते हैं, सर्जिकल के बाद में आप कॉम्प्लिकेशंस भी मेंशन करेंगे, क्योंकि पैप्टिक अल्सर के जो कॉम्प्लिकेशंस है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करती हूँ सर्जिकल मैनेजमेंट की डिटेल में करने के लिए। बिलरॉथ 1, उसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी। ये एक आपका ऑपरेशन होता है, ये आपका पार्शियल गैस्ट्रोएक्टोमी होता है। मतलब कि जो आपका स्टमक का डिस्टल पार्ट को हम लोग 2/3 रिमूव कर देते हैं स्टमक से, आफ्टर दैट उसको ड्यूडेनम से हम लोग स्टमक जोड़ देते हैं। बिलरॉथ 2 में हम लोग गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी करते हैं, मतलब कि जो गैस्ट्रो का रीजन है उसको कट करके उसको जेजुनम से जोड़ देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं बिलरॉथ 1। बिलरॉथ 2 कुछ नहीं है, इसमें स्टमक को ड्यूडेनम से जोड़ना होता है, इसमें स्टमक को जेजुनम से जोड़ना होता है और जो अल्सर्स का टूथल पार्ट होता है उसको रिमूव करना होता है। फिर आपका आता है वेगोटोमी। अगर आप डायग्राम देख रहे हो तो आपके फिगर में भी है बिलरॉथ 1 का, जिसमें हमने स्टमक को ड्यूडेनम से जोड़ा है, फिर आपका आएगा जेजुनम से जोड़ा है। इस तरीके से भी आप फिगर बना सकते हैं एग्जाम में, जिससे आपका पेज भी अच्छे से फिल हो जाएगा और एग्जामिनर को भी अच्छा रहेगा कॉपी चेक करने में। फिर आपका आता है वेगोटोमी। ये वेगोटोमी क्या होता है, इसमें जो आपकी वेगस नर्व होती है आप उसको टोटली रिमूव कर देते हो, जिससे आपका जो वेगस नर्व का स्टिमुलेशन जो आपके एचसीएल को प्रोड्यूस कर रहा है आप उसको रिमूव करके मतलब उसको रिड्यूस कर दोगे। रिड्यूस कैसे करो,
जो आपकी वेगस नर्व की ब्रांच है उससे उस नर्व को कट कर दोगे जो आपका पोर्शन स्टमक पे ला रही है, बस उस पोर्शन को हटाओगे। फिर आपका आता है पाइलोरोप्लास्टी। पाइलोरोप्लास्टी आपका सर्जिकल एनलार्जमेंट प्रोसीजर है। इसमें जो आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर है, आप पाइलोरस में जो पाइलोरस स्फिंक्टर होता है उसको आप एनलार्ज कर दोगे, बड़ा कर दोगे, जिससे आपका पैसेज कंटेंट ईजी हो जाता है स्टमक के लिए। अगर मैं बात करूँ सर्जिकल मैनेजमेंट की, तो ये सर्जिकल मैनेजमेंट आपके 4 है, मतलब कि बिलरॉथ 1, बिलरॉथ 2, वेगोटोमी एंड पाइलोरोप्लास्टी। इन ऑपरेशन की वजह से कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है आपके बॉडी में, उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन पेप्टिक अल्सर्स के। तो ये आपके 3 हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपका सबसे पहले है डंपिंग सिंड्रोम, फिर आपका है वाइल्ड रिफ्लेक्स गैस्ट्राइटिस, फिर आपका है पोस्ट प्रांडियल हाइपोग्लाइसीमिया। अब ये डंपिंग सिंड्रोम, वाइल्ड रिफ्लेक्स और ये पोस्ट प्रांडियल हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पोस्ट प्रांडियल हाइपोग्लाइसीमिया का। ये आपका 4 से 5 घंटे खाना खाने के बाद में होता है। इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी में जो ब्लड का शुगर है लेवल है वो बहुत डिक्रीज हो जाता है आपका खाना खाने के बाद में। तो आप पोस्ट मतलब क्या होता है, बाद, प्रांडियल मतलब खाना खाने के, तो खाना खाने के बाद में हाइपोग्लाइसीमिया होगा, जो ग्लूकोज का लेवल है एकदम लो हो जाएगा। हाइपो का मतलब क्या होता है, लो हो जाना। तब आप कहोगे, तब ये डेवलपमेंट केस में होता है, कॉम्प्लिकेशन है, तो ये आपके पेप्टिक अल्सर की सर्जरी के बाद डेवलप होता है। फिर आपका आता है वाइल्ड रिफ्लेक्स गैस्ट्राइटिस। इसमें क्या होता है, जो वाइल्ड रिफ्लेक्स गैस्ट्राइटिस की मैं बात करूं तो इसमें आपने रिमूव कर देते हो पाइलोरस को, जिसकी जो बैरियर होता है, जो रिफ्लेक्स की तरह काम करता है ड्यूडेनल कंटेंट का, वो हट चुका है। अब रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, कंटेंट आगे पास होने की जगह बैकफ्लो कर गया, बैकफ्लो करके आपके स्टमक में अफेक्ट करेगा, वो आपको मिलेगा सर्जरी के बाद में। फिर आपका आता है डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम आपका मेन और इंपॉर्टेंट आता है। ये आपका एक अनप्लीजेंट सेट होता है, ये आपका वेसोमोटर पे अफेक्ट करता है। ये जीआई का मेन सिम्टम्स होता है। डंपिंग सिंड्रोम आपको आफ्टर सर्जरी मिलेगा। इसमें तब होता है जब आपके स्टमक के ऑलमोस्ट पार्ट या फिर ऑल पार्ट को आप रिमूव कर देते हो। जब आपका स्टमक रैपिडली इम्पिटी या फिर खाली हो जाता है तब आपको डंपिंग सिंड्रोम मिलता है। डंपिंग सिंड्रोम में आपको 2 मिलते हैं, जैसे एक होता है आपका अर्ली, एक होता है आपका लेट। अर्ली मतलब कि आपका खाने के बाद आपको 10 से 30 मिनट में मिलेगा। लेट की अगर मैं बात करूँ तो घंटे, मतलब 1 घंटे से 3 घंटे के खाने के बाद में आपको मिलेगा। जब आप मिनट और अर्ली की बात करें तो उसमें आपको नॉजिया, वॉमिटिंग रहेगा। अगर आप आवर्स की बात करो, जो बहुत लेट हो जाएगा, तब आपके बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन हो जाएगी, जिसको हम लोग कहते हैं लो ब्लड शुगर। ये आपका है डंपिंग सिंड्रोम। मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा कि डंपिंग सिंड्रोम क्या है। तो ये 3 मेन आपके क्या है, पेरी ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस हैं। अभी मैंने ओवरव्यू में डिस्कस करा है, क्योंकि जब आप पेप्टिक अल्सर लिखोगे तब आप हर एक चीज़ को अच्छे से लिखोगे, तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप इनको इतना डिटेलिंग करो, बट आपको मेन पता होना चाहिए कि कैसे आप लिखोगे। और मैं बात करूँ गैस्ट्रिक और ड्यूडेनम अल्सर में आपका डिफरेंस है। ये डिफरेंस आपका एज, जेंडर, ब्लड ग्रुप और आपकी जनरल नरिशमेंट, स्टमक एसिड प्रोडक्शन, अक्रेंस, क्लिनिकल कोर्स, पेन, रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, हेमरेज, मैलिग्नेंट चेंज, रिकरेंस, सराउंडिंग मुकोसा, इसके बेसिस पे आपको 2 डिफरेंस दे रखे हैं। एक आपका गैस्ट्रिक अल्सर का है, एक आपका ड्यूडेनल अल्सर का है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप खुद से प्रिपेयर करिएगा। इसमें कुछ खास ऐसा समझाने जैसा नहीं है, डिफरेंस है और आपको ये आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एग्जाम में कभी आ गया डिफरेंस तो आपको अच्छे से लिखने आना चाहिए। इसके लिए इसका रिविजन आप करिएगा। मेन आपका टॉपिक जो पेप्टिक अल्सर है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसकी प्लीज़ प्रैक्टिस करिएगा, कोशिश करिएगा कि इसको आप कैसे 15 मार्क्स में लिखेंगे। अगर यही क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स में आ रहा है तो आप खुद से क्या ऐड ऑन करेंगे। आपके बुक में नर्सिंग मैनेजमेंट नहीं लिखा तो आप नर्सिंग मैनेजमेंट ऐड ऑन करेंगे। आप नर्सिंग मैनेजमेंट के बाद में नर्सिंग डायग्नोसिस और 3 NCP बनाएंगे। तो ये आपको खुद से करना है और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस की उतने आपके लिए अच्छी है, क्योंकि आप एकदम से एग्जाम टाइम पे इस सबको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम पे ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है और अगर उस टाइम पे आप करेंगे तो मे बी आपके मार्क्स कम रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, वो आपका है हर्निया। हर्निया क्या होता है? कोई भी ऑर्गन का कैविटी से एबनॉर्मली बाहर आना, प्रोट्रूड आउट करना, उसी को कहते हैं हम लोग हर्निया। डेफिनेशन क्या है? इट इज रिफर्स टू द प्रोड्यूशन ऑफ एनी ऑर्गन फ्रॉम द कैविटी दैट नॉर्मल। कॉजेस क्या है? कंजेनाइटल, अब जब बर्थ थे, इनबॉर्न थे तभी से आपको हर्निया था, या फिर बहुत ही ज़्यादा
एब्डोमिनल प्रेशर हुआ जिसकी वजह से उस कैविटी से उस ऑर्गन के पार्ट का प्रोट्रूशन हो गया, प्रोट्रूट हो गया, क्योंकि प्रेशर की वजह से ऑर्गन बल्ज आउट हो जाता है। एब्डोमिनल सर्जरी, कोई भी सर्जरी के दौरान हर्निया डेवलप हो सकता है। फिर आपके आते हैं क्लासिफिकेशन। आपके हर्निया 3 टाइप्स में क्लासीफाई होते हैं। सबसे पहले रिड्यूसिबल हर्निया। रिड्यूसिबल हर्निया का मतलब होता है जब आप जेंटल प्रेशर करते हो जो हर्निया आपका बल्ज आउट होता है वो नॉर्मली रिड्यूस हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ पहले तो हर्निया होता है क्या। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कैविटी थी, इस कैविटी के बाद में ये बॉडी पार्ट आपका बल्ज आउट कर गया, ठीक है। रिड्यूसिबल हर्निया में क्या होता है, जब आपने ऊपर से प्रेशर दिया तो ये नॉर्मली धीरे 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 कम हो गया, फिर एक कंडीशन आएगा जब इसमें नॉर्मली कम हो जाएगा, रिड्यूसिबल हर्निया। ये रिड्यूसिबल हर्निया में जैसा था वैसे ही रहेगा, अब ये अपने प्लेस में चेंज नहीं करेगा। ये आपका होता है स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। ये यहाँ पे ब्लड सप्लाई को कट ऑफ कर देगा, इसने हाई प्रेशर कर देगा जिसके आसपास की सराउंडिंग्स में ना ही आपका ब्लड सप्लाई हो पाएगा, फिर आगे आसपास में भी नेक्रोसिस अकर हो जाएगा। फिर आपके आते हैं टाइप्स हर्निया के। सबसे पहला टाइप से इंग्वाइनल हर्निया। ये आपका प्रोट्रूशन अकर होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड मेल्स में, ये राउंड लिगामेंट होता है फीमेल्स में। इंग्वाइनल हर्निया आपका एब्डोमिनल वॉल से बाहर आता है। ये आपका डायरेक्ट हो सकता है, जैसे कि आपकी वॉल्स वीकेंड थी तो वहाँ हो गया, इनडायरेक्ट में कोई प्रेशर जनरेट हो गया। ये मोस्ट कॉमन टाइप हर्निया का है। इंग्वाइनल हर्निया जब आप सर्जरी वार्ड में जाते हो तो सबसे ज़्यादा आपको इंग्वाइनल हर्निया ही मिलता है। फिर आपका है फीमोरल हर्निया। यह आपका अपर पार्ट जो थाई रीजन का है वहाँ से आता है, बिलो द ग्रोइन। ये आपका मोस्ट कॉमन होता है फीमेल्स में। जो फीमोरल कैनाल है, मतलब जो आपकी फीमोरल आर्टरी वेन्स आती है ना जहाँ से नर्व है एब्डोमिनल कैविटी की, वहीं से ये इनलार्ज करके हम बाहर आता है। ये इसकी मेन इंटेस्टाइन से एंट्री रहती है। ये आपका है फीमोरल हर्निया। फिर नेक्स्ट आपका है अम्बलाइकल हर्निया। ये आपका जो अम्बलाइकस प्रेजेंट होता है, अम्बलाइकस, उससे आपका ये प्रोट्रूशन होता है। ये मोस्ट कॉमन इन्फेंट में होता है, हमने बहुत बार देखा भी होगा, पीडियाट्रिक्स में इसके केसेस आते हैं। ये आपका 2 साल तक ये दिखता है। और इंसिशनल हर्निया होता है, जैसे कि कभी भी आपने कोई भी कट करा है सर्जरी के दौरान वहाँ पे डेवलप हो सकता है, इसलिए मोस्ट कॉम्प्लिकेशन सर्जरी का इंसिशनल हर्निया भी होता है। यहाँ पे एब्डोमिनल वाल्व वीकन हो जाती हैं सर्जरी के, फिर डेवलप हो जाता है। एक आपका हियाटस हर्निया भी होता है जिसको हम लोग पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फिर डिफरेंट टाइप्स के हर्निया और होते हैं, जैसे कि आपका एपिगैस्ट्रिक हर्निया होता है, इंसिशनल, अम्बलाइकल, फीमोरल, ग्रोइन हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया। तो मेन एपिगैस्ट्रिक हर्निया आप एड ऑन कर लीजिए। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तो इसमें आपको मेन 2 मिलते हैं, दैट इज पेन, स्वेलिंग, आपको टेंडरनेस भी मिलेगा। डायग्नोस्टिक में आप हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में आपके इसमें 2 आते हैं। पहला है हर्नियोप्लास्टी। हर्नियोप्लास्टी में क्या होता है, रिमूव कर देते हैं उस हर्निया को। और एक आपका आता है MIHR, दैट इज़ मिनिमली इन्वेजिव इंग्वाइनल हर्निया रिपेयर। जो इंग्वाइनल हर्निया होता है, अब हर्निया रिपेयर को क्या कहते हैं, हर्नियोरेफी। अब उसको रिपेयर करने के लिए हम लोग मिनिमल, मतलब बहुत थोड़ा सा ही इन्वेजिव प्रोसेस करते हैं, थोड़ा सा ही कट करते हैं। उसके बाद में हम लोग लेप्रोस्कोप के हेल्प से, मतलब कि जो फाइबर ऑप्टिक ट्यूब है उसकी हेल्प से हम लोग इस सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या है, कॉम्प्लिकेशन में आपको गैंग्रीन मिलेगा, इनएबिलिटी हो जाएगा कंटेंट का कि वो एब्डोमिनल कैविटी में जा सके। नर्सिंग केयर की अगर मैं बात करूँ तो आपकी आएगी, अगर सर्जरी नहीं हुई तो पेशेंट को आप अवॉइड करोगे कि वो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को ना करे, फिर से ऑर्गन और प्रोट्रूट आउट करेगा। आप पेशेंट को समझाओगे कि क्या उनको खाना चाहिए, कैसे उनको हेल्थ मेंटेन करनी चाहिए इस टाइम के लिए, और आप उनमें मेंटेन करोगे, पेन को आप मेंटेन करोगे, इसमें स्वेलिंग, टेंडरनेस को बार बार चेक करते रहोगे। फिर आप इनपुट आउटपुट भी मेंटेन करोगे, बोवल का, यूरिन का, और आप उस समय IV फ्लूइड्स को भी मेंटेन करोगे क्योंकि आफ्टर द सर्जरी ये सारी चीज़ें डेवलप ना हो। फिर आपके नेक्स्ट डिजीज़ आती है अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस का मतलब, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन किसका होगा, अपेंडिक्स का, उसको हम लोग कहते हैं अपेंडिसाइटिस। इसकी इटियोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो ये फीकल कैलकुलस, मतलब कि जो फीकस में आपका कैलकुलस आ जाए, कैलकुलस मतलब कि क्या होता है, कैल्शियम का स्टोन हो जाए, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, फिर इन्फ्लामेशन हो जाएगा। फिर आपका आता है किकिंग ऑफ द अपेंडिक्स। फिर आपका आता है एक्सटर्नल ऑक्यूलेशन। फिर आपका आता है इंट्राम्यूरल थिकनिंग। थिकनिंग आपकी किसकी वजह से होगी, म्यूकोसल लेयर की वजह से होगी। कोई भी ट्यूमर फॉर्मेशन हो सकता है, मुकोसल में अल्सरेशन हो सकता है जिसकी वजह से आपको इन्फ्लामेशन मिलेगा। फीकल मास, कोई भी फीकल मास की वजह से आपको इन्फ्लामेशन मिल सकता है।
फिर आपको स्ट्रिक्चर हो सकता है, बैरियम हो सकता है, या फिर कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। एटियोलॉजी आप 4-5 लर्न कर लीजिएगा, वो इनफ है एग्जाम के लिए। फिर आपकी आती है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में भी जो आपने सब डिस्कस करा वो आपके क्या एटियोलॉजी फैक्टर है। ये एटियोलॉजी फैक्टर आपको पता चल गया कि आपके अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन करे, जैसे कि अपेंडिक्स है यहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से इंट्राल्यूमेन प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा अपेंडिक्स में। अपेंडिक्स में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो इंट्राल्यूमेन प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीज़ होने की वजह से इश्मिक इंजरी होगी। इश्मिक इंजरी का मतलब होता है कि ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो गई है। अब ब्लड सप्लाई जब कट हो गई है तो आगे आपको मतलब ब्लड सप्लाई कट ऑफ होगी, जिसकी वजह से आपको सिम्टम्स डेवलप होंगे, और वही चीज़ आपके अपेंडिसाइटिस कहलाती है। साइन एंड सिम्टम्स में आपको क्या मिलेंगे, आपको पेन मिलेगा, आपको रॉसिंग साइन मिलेगा। रॉसिंग साइन क्या होता है, आप लेफ्ट साइड पाल्पेट करोगे आपको पेन राइट साइड में होगा। आपको रीबाउंड टेंडरनेस मिलेगा, मतलब कि आप प्रेस कर रहे हो, प्रेस ऐसे करोगे, प्रेस करके हटाओगे, जैसे कि ये था मैंने इसको प्रेस करा, प्रेस करने का ये इस समय पे ऐसा होगा, जब प्रेस करके आप हटाओगे तो ये फिर से रीबाउंड हो जाएगा। फिर एब्डोमिनल रिजिडिटी आपको मिलेगी। पेरी अम्ब्लाइकल पेन होगा, जो आपका अम्ब्लाइकस होता है, अम्ब्लाइकल के आसपास के एरिया में पेन, उसको हम लोग कहते हैं पेरी अम्ब्लाइकल पेन। फिर आपका आता है एमसी बर्ने पेन, या फिर उसी को हम लोग कहते हैं एमसी ब्यूने पेन। जो आपका नेवल, जो आपका होता है नेवल होता है अम्ब्लाइकल्स के, उसमें आपके राइट साइड में 3 से 5 सेंटीमीटर में आपको पेन होगा, जहाँ पे आपका अपेंडिक्स लोकेट करता है। फिर आपका रिबाउंड टेंडरनेस अभी डिस्कस कर चुके हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख नहीं लगेगी, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, ये आपके क्या है सिम्टम्स हैं अपेंडिसाइटिस में। लेकिन आपको मेन पता होना चाहिए कि एमसी बर्ने पॉइंट क्या होता है, एमसी ब्यूने पेन क्या होता है, रॉसिंग साइन क्या होता है, और पेरी अम्ब्लाइकल पेन क्या होता है। फिर आपका आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, एब्डोमिनल एक्सरे, सीटी स्कैन। फिर आपका मेन आता है न्यूट्रोस्पेक इमेजिंग, जिसमें आप इंजेक्ट करोगे ब्लड को, बाइंड न्यूट्रोफिल को चेक करोगे, टेक्नेरियम एंटीसीटी को चेक करोगे। मेडिकल मैनेजमेंट आपका क्या आता है, सबसे पहले तो आप नथिंग बाय माउथ, मतलब कि कोई भी चीज़ आप माउथ टू नहीं दोगे, उसको आईवी दोगे। इंट्रावेनस का करोगे, डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करेंगे आप। एंटीबायोटिक देंगे जिससे इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकें। एंटी इन्फ्लामेशन ड्रग देंगे, जो इन्फ्लामेशन हुआ है उसको ट्रीट करें। एनाल्जेसिक देंगे जिससे पेन को रिड्यूस कर सकें। आप सर्जिकल मैनेजमेंट में करेंगे अपेंडेक्टोमी, मतलब कि जो सर्जिकल मेन में क्या होता है, आप इसका रिमूवल करेंगे जो भी इन्फेक्टेड पार्ट है अपेंडिक्स का। फिर इसमें कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं, जैसे कि उस एरिया में वुंड का इन्फेक्शन हो जाना। फिर आपका जो इंट्रा एब्डोमिनल है वहाँ पे एब्सेस होना। फिर फीकल में फिस्टुला का डेवलप हो जाना। फिर आपको इंटेस्टाइनल में ऑब्स्ट्रक्शन होगा। फिर इन सीजन वहाँ पे सर्जरी हुई, फिर वहाँ पे इन सीजनल हर्निया होना। फिर आपके पेरिनोटाइटिस होना, फिर डेथ होना। तो ये सारे आपके क्या हैं कॉम्प्लिकेशंस हैं आपके डिसीज़ अपेंडिसाइटिस में। अपेंडिसाइटिस डिजीज़ आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट डिजीज़ आपकी आती है एनल और रेक्टम की, जो आपकी 3 डिजीज़ हैं, हेमोराइड्स, फिशस और फिस्टुला। ये तीनों डिजीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इन तीनों डिजीज़ में होता है, लेकिन हम इन तीनों डिजीज़ को एज अ शॉर्टकट में डिस्कस करेंगे जिससे आपको बिल्कुल क्लियर है आपके एग्ज़ाम पर्पस से। कभी कभी डिफरेंस आ जाता है कभी भी कोई भी 2 में, तो आपको पता होना चाहिए। हम डिस्कस करेंगे इसको इस नोट से। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, आपका हेमोरॉइड्स है, फिशर है, फिस्टुला है। हेमोरॉइड्स को हम लोग पाइल्स भी कहते हैं। इसमें होता क्या, सबसे मैं पहले एनाटॉमी या फिर डेफिनेशन कह सकते हैं, जिसमें हम बताएंगे होता क्या है। हेमोरॉइड्स में जो ब्लड वेसल्स होती हैं एनल एरिया में, रेक्टम एरिया में, वो सॉलन हो जाती हैं, फूल जाती हैं। फिशर मतलब क्या होता है, कट होना। और जो स्किन होगी एनएस के आसपास की अराउंड की, वो क्रैक होगी, फट जाएगी। फिस्टुला का मतलब होता है एबनॉर्मल कनेक्शन होना। अब ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये सारे आपके फिस्टुला हैं, एनल फिस्टुला, जो आपके एबनॉर्मल कनेक्शन कर रहे हैं। मैंने इसलिए आपको डायग्राम दिखा दिया कि एबनॉर्मल कनेक्शन कैसे। फिर मेन कॉज क्या है, हेमोरॉइड्स का मेन कॉज क्या है, ओबेसिटी, प्रेगनेंसी। फिशर का है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सर्जरी। फिस्टुला का है रेक्टल कैंसर, क्रोहन डिजीज़। क्रोहन डिजीज़ डिस्कस कर चुके हम लोग पार्ट 1 में। सिम्टम्स क्या मिलेंगे आपको, हेमोरॉइड्स में पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग होगी, मतलब रेक्टल से आपको ब्लीडिंग होगी लेकिन पेन नहीं होगा। जो आपका एनएस है वहाँ पे रेडनेस और सोरनेस प्रेजेंट होगी। फिशर में आपका जो स्टूल होगा उसमें बहुत ही हार्डी होगा और उसमें ब्लड होगा। फिर आपको उसमें सीवियर पेन मिलेगा। फिस्टुला में आपका पस का डिस्चार्ज होगा और पेनफुल यूरिनेशन होगा। जब आप यूरिन करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। प्रिकॉशन क्या करना है हेमोरॉइड्स में, आपको स्टूल को फोर्सफुली स्टॉप
स्टॉप नहीं करना है, आपको फाइबर खाना है, आपको वाटर का इनटेक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करना है। फिशर में आप क्या करोगे, अवॉइड करोगे स्ट्रेनिंग को वोवल में, स्ट्रेन मतलब टाइटनिंग नहीं करोगे। सेम ऐसा आप जब एक्सक्रीट आउट करोगे फिस्टुला में भी अवॉइड करोगे स्ट्रेनिंग को। फिर आपका आता है ट्रीटमेंट। आप हेमोरॉइड्स में लेग्जेटिव ड्रग्स को लेंगे और फाइबर का इंटेक इंक्रीज़ करेंगे। फिर आप फिशर में सेम लेग्जेटिव फाइबर लेंगे, साथ में अप्लाई करेंगे क्रीम को, जिससे आपका जो स्किन क्रैक हुई है वो सही हो सके, रिपेयर हो सके। सिट्स बात करेंगे, सिट्स बात से भी आपकी हाइजीन मेंटेन रहेगी और पेन का रिड्यूस होता है। सेम इसमें आपका लेग्जेटिव रहेगा, इंक्रीज फ्लूइड रहेगा, फाइबर रहेगा, सिट्स बात रहेगा। इसमें आप टॉपिकल एनेस्थीसिया लेंगे। तो ये आपका है हेमोरॉइड्स, फिशर, फिस्टुला। अब आप इसका मतलब डिफ्रेंशिएट इस तरीके से कर सकते हैं या फिर सेपरेट कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको क्लियर रहेगा कि क्या होता है हेमोरॉइड्स, फिशर एंड फिस्टुला। नेक्स्ट डिसीज़ हम डिस्कस करते हैं पेनक्रियाटाइटिस। ये आपका पेनक्रियास में है। पेनक्रियाटाइटिस मतलब आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन किसका होगा, पेनक्रियास का। ये इसके दो टाइप्स होते हैं, एक्यूट, क्रोनिक। एक्यूट का मतलब होता है ये सडन ऑनसेट पे आपको मिलेगा, इसका जो इन्फ्लामेशन प्रोसेस है एक्यूट रहेगा। क्रोनिक में प्रोलॉन्ग टाइम से आपको ये कंडीशन मिलेगी। क्रोनिक में भी आपके टू टाइप्स आते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पेनक्रियाटाइटिक एंड क्रोनिक कैल्सीफाइंग पेनक्रियाटाइटिक। ये कैल्सीफाइंग है, क्लासीफाई नहीं है। अगर मैं बात करूँ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पेनक्रियाटाइटिस की, ये आपका प्रोलॉन्ग ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पेनक्रियास में इन्फ्लामेशन मिलेगा। फिर आपका आता है क्रोनिक कैल्सीफाइंग पेनक्रियाटाइटिस। इसमें क्या होता है, बहुत टाइम से अल्कोहल ले रहे हो। अभी आप एटियोलॉजी पढ़ोगे तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। क्रोनिक कैल्सीफाइंग का मतलब यही होता है कि आपने अल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा करा था, जिसकी वजह से पेनक्रियाटाइटिस मिलेगा आपको, मतलब कि इन्फ्लामेशन मिलेगा। फिर आप क्या अगर एग्जाम में आ रहा है तो आप एक्यूट क्रोनिक दोनों साथ में डिस्कस करेंगे। या तो आप इस तरीके टेबल फॉर्म कर सकते हैं, या तो एटियोलॉजी पहले एक्यूट की मेंशन करेंगे, फिर क्रोनिक की आप नीचे मेंशन करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग आप इस तरीके से करिएगा, बहुत बेटर रहेगा। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस की एटियोलॉजी। एक्यूट की क्या है, बैलियरी ट्रैक्ट में कोई डिजीज़ हो गई, अल्कोहल लेते थे पेशेंट ने, गॉल ब्लैडर में स्टोन या गॉल ब्लैडर को कोई डिजीज़ है, ट्रॉमा हो गया मतलब कोई सर्जरी के दौरान आपको मिल गया, या फिर आपकी कोई एक्सीडेंट हो गया, वायरल इन्फेक्शन, कोई भी आपको वायरस का इन्फेक्शन है, आपको सिस्ट है या एब्सिस फाइब्रोसिस है, आपकी कोई ड्रग जैसे कि आपके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स आती हैं, एनसेड ड्रग्स आती हैं, जिनकी वजह से पेनक्रियाटाइटिस डेवलप हो गया, कोई सर्जिकल प्रोसीजर आपने करा, या फिर इडियोपैथिक, अननोन मतलब इडियोपैथिक। फिर आपका क्रोनिक में आपका ऑब्स्ट्रक्टिव में मेन आपको बाइलरी डिजीज़ मिलेंगी, और कैल्सीफाइंग में आपको अल्कोहल की मिलेंगी। मैं यही चीज़ बता रही थी, कैल्सीफाइंग मेन आपका अल्कोहल की वजह से होता है। फिर आपका आता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी भी आपकी एक्यूट की और क्रोनिक की। एक्यूट की अगर मैं बात करूँ, ड्यू टू इटियोलॉजी, जो आपने इटियोलॉजी पढ़ी उनकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन की वजह से हार्डनिंग हो जाएगी टिश्यू की, फिर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, फिर ब्लॉकेज होगा, फिर साइनम सिम्टम्स होगा। फिर से मैं बताती हूँ क्या है। अब ये आपका फॉर एग्जांपल मैं डायग्राम एक ट्यूब में करूँ, वरना आपको भी पता है फिर पेनक्रियास का डायग्राम कैसे होता है। अब एटियोलॉजी की वजह से आपको पता चल गया कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है। अब इन्फ्लामेशन की वजह से आगे कुछ भी आपका ब्लड वेसल्स फॉलो नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे हार्डनिंग होने लगेगी। हार्डनिंग यहाँ पे भी होगी, बट आपके आगे ज़्यादा मिलेगी। फिर इन हार्डनिंग की वजह से ये हार्डनिंग धीरे 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 बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर आपका ऑब्स्ट्रक्शन बहुत होगा। ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आपका ब्लॉकेज हो जाएगा, फिर आप यहाँ की ब्लड सप्लाई यहाँ ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, फिर आपके साइनम सिम्टम्स मिलेंगे। ये थी एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की आपकी पैथोफिजियोलॉजी। फिर हम डिस्कस करते हैं क्रोनिक की। आप ड्यू टू इटियोलॉजी फैक्टर आपको इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगा, और उसी की वजह से आपको जो स्कारिंग और क्लासिफिकेशन है पेनक्रियाटिक टिश्यू का वो मिलेगा। फिर जो आपके एंजाइम्स और इंसुलिन पेनक्रियास सिक्रीट करते हैं, उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, लैक हो जाएगा या तो डिक्रीज कर देगा। लैक ऑफ एंजाइम की वजह से माल एब्जॉर्प्शन होगा। अब एंजाइम ही नहीं है तो एब्जॉर्ब कौन करेगा पेनक्रियास से। अगर इंसुलिन की कमी है तो आपको डायबिटीज मेलाइटिस होगा।
अब हम डिस्कस करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एक्यूट के, क्रोनिक के। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो आप ये देख रहे हैं फिगर, आप ये फिगर भी बना सकते हैं अगर पेनक्रेटाइटिस डिजीज़ आती है एग्जाम में। अब हर एक में आप खुद से ऐड ऑन करिए, जिससे आप अपने पेज को फिल कर सकते हैं, अपने कंटेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो आपको एब्डोमिनल पेन मिलेगा, आपको साइनोसिस अकर होगी। साइनोसिस का मतलब क्या होता है, ब्लूइश आपको अकर मिलेगी बॉडी में। क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल्स की वजह से ब्लॉकेज हो गया, ब्लड वेसल्स से ब्लड आगे पास नहीं हो पा रहा है। डिस्पीनिया मिलेगा, मतलब डिफ़िकल्टी होगी आपकी ब्रीदिंग में, आपको इरिटेशन होगा पेरिटोनियल एरिया में, आपकी बाइलरी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, नोजिया वॉमिटिंग हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, आपको इसकी वजह से जॉइंटिस होगा क्योंकि आपका बाइल डक्ट ब्लॉक्ड हो चुका है। आपको कूलन साइन दिखेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने हाईलाइट करा है। कूलन साइन होता है जो आपका पेरियम्बलाइकल एरिया है, वहाँ पे ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा, मतलब कि ब्लूइश कलर का हो जाएगा आपका पेरियम्बलाइकल एरिया। जैसे ये अम्बलाइकस है और ये पेरियम्बलाइकल, मतलब कि अम्बलाइकल के आसपास का जो भी अराउंडिंग एरिया होता है, ये किस कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं क्यूलन साइन। हाइपोवॉल्यूमी होगा, आपका वॉल्यूम बॉडी में कम हो जाना। फिर हम लोग पढ़ते हैं क्रोनिक में। क्रोनिक में आपको क्या मिलेगा, पेन मिलेगा, आपको माल एब्जॉर्प्शन होगा क्योंकि आपके में एंजाइम कम है, आपको डायबिटीज़ मिलाइटिस जैसी डिजीज़ होंगी, आपका वेट लॉस होगा, आपको पॉलीयूरिया पॉलीफेजिया पॉलीडिप्सिया मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, आपको माइल्ड जॉन्डिस मिलेगा, साथ ही साथ आपको क्यूलन साइन मिलेगा। क्यूलन साइन वही होता है जो ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है पेरियम्बलाइकल एरिया में। फिर आपके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन चाहें तो आप सेम कर सकते हैं, जैसे मैंने तो दोनों का सेम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन रखा था, वही हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीबीसी टेस्ट, फिर सीरम एनालाइज टेस्ट, सीरम लाइपेज टेस्ट, फिर ब्लड ग्लूकोज, सीरम कैल्शियम लेवल, एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे, दैट्स इट। अगर ज़्यादा ऐड ऑन करना है तो आप एमआरआई ऐड ऑन कर दीजिएगा, ईआरसीपी कर दीजिएगा, एंडोस्कोपी कर दीजिएगा, यूरिन टेस्ट कर दीजिएगा, डायबिटीज़ मिलाइटिस टेस्ट ऐड कर दीजिएगा। फिर आप लिखिएगा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपका क्रोनिक का नहीं है, आपका मैनेजमेंट से वो सिर्फ एक्यूट का है। एक्यूट के अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो आप एनाल्जेसिक देंगे, पेन मेडिकेशन, फिर आप उसको बाई ओरल कुछ नहीं देके आप एनजी ट्यूब देंगे, आईवी फ्लूइड्स मेंटेन करेंगे क्योंकि उसको डिहाइड्रेशन ना हो, एंटीबायोटिक देंगे, एग्जांपल में मेट्रोनिडाजोल, एमोक्सिसिलिन, एस2 ब्लॉकर देंगे आप ड्रग्स, जैसे कि आपका आती है रेंटेडिन। आप आईवी देंगे कैल्शियम ग्लूकोनोट को, जो भी पेशेंट को अगर टेटानी हुई है, टेटानी का मतलब क्या होता है, इनवॉलेंट्री कॉन्स्ट्रक्शन होता है मसल्स का। अब ये क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री का मतलब हमको पता है कि आप अपने इच्छा से मूवमेंट करो या फिर आपकी बॉडी खुद से मूवमेंट करिए। जैसे आके आपके हार्ट के मसल्स का मूवमेंट हो रहा है तो उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपके हैंड के मसल्स का और लेग के मसल्स का कंट्रोल है। बट आप जब अपने हाथ के मसल्स को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, वो भी इनवॉलेंट्री हो रहा है, तब आपको टेटानी हो गया। इसमें आप मेडिसिन दोगे आईवी, मतलब कि थ्रू आईवी दोगे आप कैल्शियम ग्लूकोनेट की। जब आपकी बॉडी में शॉक होगा, क्यों, हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन हो रही है तो शॉक भी तो डेवलप हो सकता है। ऐसे कंडीशन में आप पेशेंट को एल्बुमिन दोगे, इसीलिए ये सारी चीज़ मैंने हाईलाइट करी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए। फिर आपके आते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। अगर मैं बात करूँ एग्जाम में अगर पेनक्रेटाइटिस आ रहा है तो आप ये हर एक चीज़ को पॉइंट वाइज मेंशन करेंगे। और अगर आपकी कभी भी एग्ज़ाम में जैसे नहीं आ रहा और अगर आपके जो एग्ज़ामिनर आते हैं प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उन्होंने उस टाइम पूछा है, तो आप सीरीज़ ना बता के उनके जो मेन क्वेश्चन का जो मेन आंसर होगा वो आप उसको बताएंगे, क्योंकि वाइवा में आप मेन पे वर्क करेंगे, थ्योरी में आपको पॉइंट वाइज करना होता है जैसे आप लाइन वाइज कर रहे हैं। फिर सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में आप 2 प्रोसीजर कर सकते हैं। एक आपका आता है बेगर प्रोसीजर, एक आपका आता है फ्रे प्रोसीजर। अब ये बेगर प्रोसीजर आपके डॉक्टर बेगर ने दिया था, ये आपके जर्मनी में रहते थे। इन्होंने क्या कहा था कि ऑलमोस्ट पार्ट को रिमूव कर दिया था पेनक्रियास से, जिससे इन्होंने किसको सेव करा था, स्टमक को, बाइल डक्ट को और ड्यूडेनम को। अगर ऐसा ना करते तो पेनक्रियास की वजह से आसपास के जितने भी ऑर्गन्स थे वो भी डैमेज हो जाते हैं। ये था बेगर प्रोसीजर। फ्रे प्रोसीजर में क्या होता है, जो भी पेनक्रियास में डिजीज़ का पोर्शन है उसी को रिमूव करना, उसको हम लोग कहते हैं फ्रे प्रोसीजर। फिर आपका आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस इसमें 4 मेंशन है। सबसे पहले है एक्यूट पेन रिलेटेड टू एडिमा एंड इन्फ्लामेशन। सेकेंड, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू वॉमिटिंग, पेन एंड प्यू गैस्ट्रिक सक्शन। थर्ड, risk for ineffective breathing pattern related to abdominal pain and pressure. Fourth, risk for injury related to disturbed blood clotting mechanism and fluid and electrolyte imbalance.
आपका पेनक्रेटाइटिस टॉपिक कंप्लीट हो गया है। लीवर सिरोसिस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी आप पढ़ोगे तो इसका कंटेंट भी देखोगे कि ये 15 मार्क्स के लिए एकदम परफेक्ट है। सबसे पहले हम बताते हैं सिरोसिस क्या होता है। ये आपकी एक क्रोनिक डिजीज कंडीशन होती है लीवर की, जिसमें लीवर के जो सेल्स होते हैं उसका डिस्ट्रक्शन होता है और डिजनरेशन होता है। वो बेकार होता है और टूटने से लगते हैं, बिखरने से लगते हैं। एक सिंपल वे में बता रही हूँ। अब डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पे है। दैट द definition of cirrhosis of liver. Cirrhosis is a chronic progressive disease of liver characterized by extensive degeneration and destruction of liver parenchymal cell. ये आपका है definition. फिर आपके आते हैं टाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो आपके 4 टाइप्स जो आपके सामने हैं, ये आपके 4 टाइप्स हैं सिरोसिस, लीवर सिरोसिस के। सबसे पहला है अल्कोहलिक को हम लोग पहले लेन सेंस भी कहते थे। ये मेन आपका डेवलप इसलिए होता है जब आप अल्कोहल अब्यूज़ करते हो, अल्कोहल का इंटेक आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है। फिर जो लीवर है, जो आपका अल्कोहल के लिए मेन वर्क करता है, मेन अल्कोहल का इफेक्ट आपको लीवर पे मिलता है ना, तो वो क्या होता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है फैट का आपके लीवर सेल में, जिसकी वजह से वो फैटी चेंजेस लीवर की पोटेंशियल को वीक कर देंगे। फिर लीवर जो चीज़ वर्क अच्छे से कर पाता था वो अब वो वर्क अच्छे से नहीं कर पाएगा। फिर इस कंडीशन में अगर सिरोसिस डेवलप होगा, उस सिरोसिस को हम लोग कहेंगे अल्कोहलिक सिरोसिस। क्या कहेंगे? अल्कोहलिक सिरोसिस। फिर आपका सेकेंड है पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस। ये आपका कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है कोई भी वायरल टॉक्सिन्स की वजह से। इसका मेन इडियोपैथिक है, मतलब कि किस मेन कॉज क्या है इसका, इडियोपैथिक है, हम लोगों को नहीं पता है। ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से हो सकता है, जैसे कि हेपेटाइटिस। फिर आपका थर्ड आता है बायलरी सिरोसिस। ये आपका जो बायलरी ऑब्स्ट्रक्शन या फिर बायलरी में कोई भी इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से डेवलप होता है सिरोसिस लीवर में, उसको हम लोग कहते हैं बायलरी सिरोसिस। ये आपका डिफ्यूज़ करता है फाइब्रोसिस को लीवर में, जिसकी वजह से जॉइंटिस आपका मेन दिखता है। लीवर में मेन डिजीज़ आपको जॉइंटिस भी मिल जाएगी। फिर आपका आता है कार्डियक सिरोसिस की अगर मैं बात करूं तो ये आपका राइट साइड का हार्ट फेलियर होगा, इसकी वजह से आपका डेवलप होता है लीवर सिरोसिस। अब ये राइट साइड का हार्ट फेलियर इसलिए होगा, आप जैसे बहुत टाइम से खड़े हो, लॉन्ग स्टैंडिंग करो। फिर अब मैं मेन बता रही हूँ कि ये कैसे डेवलप हो रहा है। आप बहुत टाइम से खड़े हो जिसकी वजह से आपका डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया, मतलब कि आपके लोअर एक्सट्रीमिटी में एम्बोलाई आ गया। वो एम्बोलाई जब सर्कुलेशन होता है, वो सर्कुलेशन से आपके बॉडी में आया, मतलब कि पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन आप जानते हो ना, फिर वो लंग्स हार्ट के पास जाएगा ही। फिर जब हार्ट के पास जाएगा, जो राइट साइड में जाएगा, तब वहाँ पे वो क्या कर देगा, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से राइट साइड के हार्ट को फेल कर देगा। फिर उसी को हम लोग कहते हैं कार्डियक सिरोसिस। मेरे अकॉर्डिंग अब आपको समझ में आ गया होगा कि कार्डियक सिरोसिस से कैसे आपका लीवर सिरोसिस हो रहा है। तो ये आपके मेन ये 4 टाइप्स हैं, अल्कोहलिक, पोस्ट नेक्रोटिक, बायलरी एंड कार्डियक। फिर आपकी आती है इटियोलॉजी। आपकी बुक में मेंशन नहीं है इटियोलॉजी, बट मैं आपको इटियोलॉजी बता दे रही हूँ, आप वो मेंशन कर दीजिएगा। आपकी इटियोलॉजी है अल्कोहल, स्मोकिंग, हार्ट फेलियर, डायबिटीज मेलाइटिस, हेपेटाइटिस, ड्रग। तो ये सारी इटियोलॉजी जिसकी वजह से सिरोसिस अकर होता है। फिर आपकी आती है पैथोफिजियोलॉजी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें ए और बी में कर दिया है। ए में डिस्कस कर रहा है कि कैसे हेपेटाइटिस लीड करता है सिरोसिस को। बी में से वो सिर्फ आपकी हेपेटिक, मतलब कि कैसे आपका मेन सिरोसिस है वो डिस्कस कर रहा है। अगर एग्जाम में आए तो मेन आपका ये पैथोफिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है जो आपके बी पार्ट की है। अगर आपको ए और बी दोनों बनानी है तो आप दोनों बना सकते हो, बट मेन आपकी बी पार्ट है। तो ड्यू टू इटियोलॉजी फैक्टर, जो भी हम लोगों ने इटियोलॉजी को डिस्कस करा है, उनकी वजह से क्या होगा, आपके जो लीवर का सेल्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन होगा, वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे फॉर्मेशन होगा फाइब्रस टिश्यू का। ये इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको सर्कल करा है। फिर जब फाइब्रस टिश्यू का होगा, वहाँ पे टिश्यू, फाइब्रस टिश्यूज़ की वजह से स्कार टिश्यू रिप्लेस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके लीवर सेल्स डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं, वही इसका रिप्लेसमेंट करते हैं। फिर आपका रिप्लेसमेंट की वजह से नेक्रोसिस होगा वहाँ के टिश्यूज़ में। फिर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन आपको ब्लड में, लिम्फ में और बाइल फ्लो में मिलेगा, जिसकी वजह से हेपेटिक इनसफिशिएंसी होगी। इसी को हम कहेंगे लीवर सिरोसिस की पैथोफिजियोलॉजी। फिर आपका आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। आपको इसमें 3 टाइप्स में मिलेंगे, जैसे कि पहला आपको है अर्ली मैनिफेस्टेशन, फिर आपका आता है लेटर में, फिर आप इसको पढ़ोगे सिस्टम वाइज। अगर मैं बात करूँ अर्ली मैनिफेस्टेशन में, फिर आपको मिलेगा एनोरेक्सिया, मतलब कि ईटिंग डिसऑर्डर है, डिस्पेप्सिया, मतलब कि आपको बर्निंग सेंसेशन, इंडाइजेशन होगा, फिर आपको फ्लैटुलेंस होगा,
मतलब कि गैस पास हो गई, नोजिया वॉमिटिंग हो गया, आपके वोवल हैबिट्स में भी चेंजेस आएंगे, डायरिया डेवलप हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड हो जाएगा। लीवर का मेन फंक्शन मेटाबॉलिज्म में भी होता है और वो भी अल्टर हो जाएगा। एब्डोमिनल में आपको बहुत पेन होगा, आपको ऐसा लगेगा बहुत हैवी फीलिंग है, फुलनेस वाली फील आएगी, पेन होगा क्योंकि स्वेलिंग है, लीवर में स्ट्रेचिंग होगी, फीवर होगा, लेस्टिट्यूट होगा, आपका स्लाइटली वेट लॉस होगा, आपका लीवर का इन्लार्जमेंट होगा क्योंकि सिरोसिस है, स्प्लीन का भी आपको इन्लार्जमेंट मिलेगा। लेटर मैनिफेस्टेशन में क्या होगा, लीवर फेल हो जाएगा। फिर पोर्टल हाइपरटेंशन होगा, इसमें क्या होता है, पोर्टल वेनस प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जॉइंटिस होगा जिसमें आपको पता है स्किन येलो कलर की हो जाएगी। पेरिफेरल एडेमा होगा जिसमें फ्लूइड का बिल्डअप हो जाएगा। एसाइटिस क्या होता है, एब्डोमिनल में स्वेलिंग होगी जिसमें एक्यूमुलेशन होता है फ्लूइड का। और आपको मिलेंगे एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस, आपके जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें भी डिस्टर्बेंस होगा सिरोसिस ऑफ लीवर की वजह से। फिर आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी मिलेगी जिसका हम लोग कहते हैं एडिमा होगा। फिर स्पाइडर एंजियोमास, ये आपका इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करा है। इसमें क्या होता है, आपको रेड कलर के स्पाइडर वेब मिलेंगे आपको स्किन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल वैसे बेसिकली बताओ तो इसकी आप एक बार इमेज देख लीजिएगा और गूगल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा स्पाइडर एंजियोमास। जैसे स्पाइडर वेब आपका नहीं पता कि इस तरीके से हेक्सागन में होता है और ये बना होता है, मैं इतने अच्छे से तो बना नहीं पाती हूँ बट मैं एज ए एग्जाम्पल कर दे रही हूँ। ये स्पाइडर वेब आपका रेड कलर का होगा और स्किन के नीचे होता है, जैसे पिंपल दिखता है ना आपको वैसे ये भी आपको मिलेगा। ये आपका लेटर मैनिफेस्टेशन है सिरोसिस ऑफ लीवर का। ये आपका स्पाइडर एंजियोमास इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको ऐसा हाईलाइट कर दिया है। फिर हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को सिस्टम वाइज। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ दो आपके सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं नर्वस सिस्टम में। आपका पहला सिंड्रोम है वर्निके सिंड्रोम, फिर आपका सेकंड वाला है कॉर्सैटॉफ सिंड्रोम। अब ये आपके दोनों सिंड्रोम होते क्या मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉर्सैटॉफ सिंड्रोम को। इसमें आपका जो मेंटल स्टेटस है वो अल्टर हो जाएगा, मतलब कि जो आपकी मेंटली वर्क थी वो चीज़ आपकी अब डिफरेंट होने लगेगी। पहले आप बहुत अच्छे से कर रहे थे वो सारी चीज़ आप डिफिशिएंसी वर्क करेगी, आपकी सारी फंक्शनिंग भी रिड्यूस हो जाएगी। ये किसकी वजह से डेवलप होता है, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से, उसको हम लोग थायामीन भी कहते हैं। यह आपके ब्रेन में परमानेंट डैमेज क्रिएट करता है, ये आपके किसी भी एरिया ऑफ ब्रेन में हो सकता है। इसका मेन वर्क आपकी मेमोरी के डिसफंक्शन के साथ होता है। ये आपका है कॉर्सैटॉफ सिंड्रोम। क्या है, कॉर्सैटॉफ सिंड्रोम, ये आपका नर्वस सिस्टम में मिलेगा। फिर आपका आता है वर्निके सिंड्रोम। वर्निके सिंड्रोम आपका एक्यूट कंडीशन में डेवलप होता है। ये आपका एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, डेफिशिएंसी होती है विटामिन B1 की वजह से। विटामिन B1 थायमीन ये डैमेज करता है आपके लोअर पार्ट ब्रेन को। लोअर पार्ट में आपका आता है थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अब आपको समझ में आया होगा वर्निके सिंड्रोम एंड कॉर्सैटॉफ सिंड्रोम। फिर आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या मिलेगा, कार्डियोमायोपैथी मिलेगी, हाइपरटेंशन मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ ब्लड में तो आपको अनीमिया मिलेगा, इम्यूनोडेफिशिएंसी मिलेगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में आपको इन्फ्लामेशन मिलेगा, ओसोफेगस का, स्टमक का, पैप्टिक अल्सर्स मिलेंगे आपको पेनक्रियास का इन्फ्लामेशन मिलेगा, आपको कैंसर मिलेगा। आपके जो मस्कुलर स्केलेटन की अगर मैं बात करूँ तो आपको फ्रैक्चर्स मिलेंगे, मायोपैथी मिलेगी। रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो आपके टेस्टिकुलर एट्रोफी होगी, सेक्सुअल फंक्शन में डिसफंक्शनिंग मिलेगी, आपको अमेनोरिया होगा, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम होगा। और फिर अगर मैं बात करूँ मेटाबॉलिक में तो आपको हाइपर कंडीशन और हाइपो कंडीशन ज़्यादा मिलेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स में। तो ये आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सिस्टम वाइज है। मेन आपका इंपॉर्टेंट है सिंड्रोम, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते कि कॉर्सैटॉफ सिंड्रोम बताइए, तो अब आपको एकदम से नहीं आता था कॉर्सैटॉफ सिंड्रोम है किसमें, तो आप पहले बताएंगे कॉर्सैटॉफ सिंड्रोम आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, नर्वस सिस्टम में आपको मिलेगा। यह आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है लीवर सिरोसिस का। कॉर्सैटॉफ सिंड्रोम में होता है आपका अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। ये आपकी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 जिसको हम लोग थायमीन भी कहते हैं, ये आपके ब्रेन के किसी भी पार्ट को डैमेज करता है और ये परमानेंट होता है। ये आपका इन्वॉल्व किससे करता है, मेमोरी के साथ करता है। आपको इस तरीके से बताना है। फिर आपका लीवर में नेक्स्ट पॉइंट आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आप हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर बायोप्सी, ईओसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी कराओगे, एंजियोग्राफी कराओगे, सीटी स्कैन कराओगे, लीवर अल्ट्रासाउंड, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, प्रोथ्रोम्बिन, सीरम एल्बुमिन, सीबीसी कराओगे, टेस्ट कराओगे स्टूल का, ऑक्यूलेट ब्लड। हम लोगों ने पढ़ा भी था स्पेसिमेन कलेक्शन में हम लोग रिएजेंट का यूज़ करता है ऑक्यूलेट ब्लड टेस्ट के लिए।
आप अपर जीआई में बेरियम सोलो करा के टेस्ट कराओगे। फिर आपका आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में भी आपका पहले अगर मैं बात करूँ, मैनेजमेंट अलग अलग दे रखा है। फॉर एग्जांपल जैसे कॉम्प्लिकेशन है तो उसके अलग अलग मैनेजमेंट दे रखे हैं, बट आप अलग अलग ना मैनेजमेंट करके आप एक साथ मैनेजमेंट लिखिएगा, वो आपके ज़्यादा मालूम चलेंगे। अगर आप कंडीशन वाइज लिखेंगे तो शायद आप एक ही मैनेजमेंट लिख पाएंगे। तो अगर मैं बताऊँ मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एडमिनिस्टर करना है बी कॉम्प्लेक्स विटामिन को, पेशेंट को रेस्ट करना, पेशेंट में जो अल्कोहल है उसको बिल्कुल ही आपको बंद करा देना है, सीजीज करा देना है, और आप उसको एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग नॉन स्टेरॉइड देंगे, एनाल्जेसिक देंगे। आप पेशेंट को सोडियम नहीं देंगे, पेशेंट को लैक्टोलेज देंगे। लैक्टोलेज क्या करता है, रिड्यूस करता है अमोनिया लेवल को। एंटीबायोटिक पर्सन में देंगे जो कि रिड्यूस करता है बैक्टीरियल फ्लोरा को। आप पेशेंट को ड्रग देंगे वेसोप्रेसिन, पेशेंट को ड्रग देंगे बीटा ब्लॉकर ड्रग, पेशेंट को एंटीबायोटिक्स ड्रग देंगे, डायूरेटिक ड्रग देंगे। आपका मेडिकल मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है, और मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप अलग अलग ना मेंशन करके एक साथ मेंशन करिएगा। फिर आपका आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में आपके 3 पॉइंट्स आते हैं, बुक में मेंशन नहीं है, मैं आपको अलग से बता रही हूँ, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि बुक में नहीं है तो कैसे करना है। तो अब मैं आपको इसलिए अलग से बता रही हूँ, ये आप खुद से ऐड ऑन करिए। मेडिकल मैनेजमेंट में मैंने बता दिया, अब आपका आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में आपके 3 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला आता है आपका पोर्टो केवल शंट। इसमें क्या होता है, जो आपकी लीवर में पोर्टल वेन होती है उसको आप ज्वाइन कर दोगे इंफीरियर वेना कावा से। उसको किससे कनेक्ट करोगे, इंफीरियर वेना कावा से। पोर्टो केवल शंट नाम से समझ में आ रहा है, पोर्टो केवल शंट, पोर्टल वेन को अब आप कनेक्ट करोगे इंफीरियर वेना कावा से। सेकंड आता है स्पिनो रीनल शंट। अब आप इसमें क्या करोगे, पोर्टल वेन को कनेक्ट करोगे रीनल वेन से। ये आपका मेन आता है सर्जरी में। फिर थर्ड आपका एट लास्ट आता है सर्जरी में लीवर ट्रांसप्लांटेशन। अगर सर्जिकल में आए तो आप 3 ये पॉइंट्स मेंशन करेंगे। फिर आपका आता है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन लीवर सिरोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन आपका है पोर्टल हाइपरटेंशन। ये क्या होता है मैं आपको सिंपल से बताती हूँ। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो पोर्टल वेन होती है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो पोर्टल वेन में आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। वो प्रेशर की वजह से ही आपके समझेंगे कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा आपकी बॉडी में। अब पोर्टल हाइपरटेंशन नाम से ही पता चला, जो पोर्टल सिस्टम है उसमें टेंशन मतलब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अब आपका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा पोर्टल वेन में, उसी को हम लोग कहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। किसकी वजह से होगा, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होगा। डेफिनेशन क्या है, परसिस्टेंस इंक्रीज इन प्रेशर इन द पोर्टल वेन दैट डेवलप एज अ ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो, दैट इज नोन एज पोर्टल हाइपरटेंशन। सेकेंड आपका कॉम्प्लिकेशन है एसाइटिस। एसाइटिस क्या होता है, जब आपका फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है एब्डोमिनल कैविटी में, पेरिटोनल कैविटी में, उसको हम लोग कहते हैं एसाइटिस। Due to venous congestion in the hepatic capillaries, their fluid accumulate in the peritoneal cavity is known as ascites. नेक्स्ट पॉइंट आपका है कोगुलेशन डिफेक्ट। ये कब डेवलप होगा, जब आप सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि फंक्शन क्या लीवर का। जो लीवर होती है वो एब्जॉर्ब करती है विटामिन के को। ये आपका विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोगुलेशन में। कोगुलेशन में आपके इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स करते हैं, पूरा मैकेनिज्म होता है जिसमें आपका मेन रोल विटामिन के का होता है। विटामिन के को हम लोग फैट सॉल्युबल विटामिन भी कहते हैं। ये आपका एब्जॉर्ब कौन करता है, लीवर करता है। लेकिन इसका एब्जॉर्प्शन अब नहीं हो पा रहा है, क्यों, क्योंकि जब बाइल सॉल्ट्स और जो बाइल फैट आपके लीवर में होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं इसको, उसका सिंथेसिस ही रिड्यूस हो गया, जिसकी वजह से कोगुलेशन में डिफेक्ट आ रहा है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, डिक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ बाइल फैट इन लीवर प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन दैट इज विटामिन के। नेक्स्ट पॉइंट आपका है जॉइंडिस। जॉइंडिस कब अकर होता है, जब बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है ब्लड में। अब आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होता है जिसकी वजह से बिलिरुबिन बढ़ता है। अब लीवर का मेन वर्क क्या होता है, इस बिलिरुबिन और बाइल को वर्क करना, मतलब मैनेज करना। अब जब मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा है लीवर, जिसकी वजह से ये बिलिरुबिन आपके ब्लड में बढ़ता जा रहा है, और जब बिलिरुबिन ब्लड में बढ़ता है तब आपका जॉइंडिस होता है। और जॉइंडिस को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करा था बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट में। फिर आपका फिफ्थ पॉइंट आता है हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। इसको हम लोग मेन कहते हैं जब लीवर रिमूव नहीं कर पाता है टॉक्सिन्स को। मेन काम लीवर का टॉक्सिन्स रिमूवल भी तो होता है, डिटॉक्सिफिकेशन। जब वो टॉक्सिन्स को रिमूव नहीं कर पाता है ब्लड से, तब आपकी बॉडी में हेपेटिक इंसेफेलोपैथी डेवलप हो जाती है। फिर आपका आता है हेपेटोरीनल सिंड्रोम। हेपेटोरीनल सिंड्रोम
हेपेटोरेनल सिंड्रोम में आपको क्या मिलेगा, मतलब लीवर की वजह से आपकी किडनी में प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि आपको ओलियूरिया होगा, मतलब कि लो यूरिन आउटपुट होगा, एसाइटिस होगा, फ्लूइड का बिल्डअप हो जाएगा, एजोटीमिया मिलेगा आपको। फिर आपका आता है ओसोफेजियल वेरिकस। अब ये क्या होता है, अब ओसोफेगस मतलब कि जो ओसोफेगस के अराउंड में जो भी आपके मिलती हैं वेसल्स, उसका ब्लड वेसल्स का इन्लार्जमेंट होगा। ओसोफेजियल वेरिकस का सिंपल सा मीनिंग है, जो ओसोफेगस है, ओसोफेगस के आसपास में जितने भी ब्लड वेसल्स हैं उनका एनलार्जमेंट होगा, उसमें ब्लीडिंग या फिर आपको हेमरेज मिलेगा। अब ब्लड वेसल्स आपके सामने, या तो इसमें से ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा जिसको हम लोग ब्लीडिंग कह देंगे, या तो ब्लड का फ्लो नहीं होगा जिसको हम लोग कह देंगे हेमरेज। ये आपका है कॉम्प्लिकेशंस लीवर सिरोसिस का। फिर हम डिस्कस करते हैं लीवर सिरोसिस में नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस की अगर मैं बात करूँ तो पहला पॉइंट आपका दे रखा है फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस रिलेटेड टू पोर्टल हाइपरटेंशन, इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डिसइंटरेस्ट इन फूड, acute pain related to abdominal pressure, risk for disturbed thought process related to elevated ammonia level, risk for ineffective breathing pattern related to abnormal amount of fluid in the abdomen, risk for deficient fluid volume related to bleeding, risk for infection related to impaired immune response। ये बहुत सारे नर्सिंग डायग्नोसिस मेंशन, आपको मेनली 4 से 5 मेंशन करना होता है एग्जाम में, और 3 एनसीपी बनानी होती है। आपका लीवर सिरोसिस टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपका कोई भी डाउट हो जीआई सिस्टम से रिलेटेड तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।